ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपकी टेस्ट सीरीज बड़ी शानदार चल रही होगी। यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। इस टेस्ट सीरीज को आप पूरा करोगे, उसके बाद साइकोलॉजी में मास्टरी हो जाएगी, मास्टरी। इसी उम्मीद के साथ कल जो टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके हाजिर हैं, पेश हैं आपके, पेशा खिदमत है आपके लिए। और जिन बच्चों ने रैंक हासिल की है उन सबको बहुत बहुत बधाई। और उनके नाम मैं यहाँ दूंगा नहीं, क्योंकि आपको आपकी रैंक पता है। मैं उनके नाम यूट्यूब पे मेरे चैनल पे दूंगा। कल भी मैंने बताए थे, आज भी बताऊंगा। ओके, चलिए। तो पहला प्रश्न था बच्चों, इसमें हमने 3-4 स्टेटमेंट लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आने वाले हैं, आए हैं। और हमारी बुक में सारे हैं। अभी तक आपने बुक नहीं ली तो बुक भी लेनी है, क्योंकि लड़ाई तो 100 आउट ऑफ 100 की लड़ेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है। ध्यान देना, शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है? एलिस क्रो, स्किनर, स्टीफन ट्रो। तो इसका सही जवाब है छोटा सा नाम, सबसे छोटा नाम, ट्रो। आप कीवर्ड्स बनाया करिए परिभाषा के लिए। कीवर्ड्स जब बनाएंगे तो फिर बेहतर चीजें होंगी और बेहतर आपको याद रहेगा, क्योंकि आप समझ लोगे चीजों को। समझना, जैसे ट्रो के साथ आपने कोई भी एक बात जोड़ दी, मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन, ट्रो। ठीक है। वैसे ही एलिस क्रो की परिभाषा जो पूछी जा चुकी है फर्स्ट ग्रेड से लेकर सब जगह तक, हमारी बुक में है। एलिस क्रो क्या बोलते हैं? एलिस क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से जो सिद्धांतों की खोज करते हैं, और ये सिद्धांत होते हैं ह्यूमन रिएक्शंस के। तो मानव की प्रतिक्रियाओं से संबंधित सिद्धांतों को वैज्ञानिक विधि से खोजना और उनको फिर लागू करना, वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो एलिस क्रो का कोई भी टैग वर्ड आप ले सकते हैं। मानव प्रतिक्रियाएं एक शब्द ले सकते हैं आप, ह्यूमन रिएक्शंस। ठीक है ना, मानव प्रतिक्रियाओं के साथ जोड़ दें किसको? एलिस क्रो को। ये क्रो एंड क्रो नहीं है, केवल एलिस क्रो है। या फिर वैज्ञानिक विधि से खोजने वाले सिद्धांत। ठीक है। स्किनर की परिभाषा तो हम सब जानते हैं। स्किनर कहते हैं कि सीखने और सिखाने का संदर्भ है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो चाहे सीखना सिखाना आ जाए परीक्षा में, सीखना तो खुद लर्नर हो गया और सिखाना गुरुजी का काम हो गया, या फिर ये आ जाए शिक्षण और अधिगम, तो फिर स्किनर आ जाएगा। ठीक है ना, तो शिक्षण व अधिगम आ जाए परीक्षा में, या सीखना सिखाना आ जाए तो हम किसके साथ चले जाएंगे? स्किनर के साथ चले जाएंगे। और स्टीफन की बहुत शानदार परिभाषा है जो अपनी बुक में है, और ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टीफन कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? वो कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी है। स्टडी है, कैसी है? सिस्टमेटिक स्टडी है। और किस बात की सिस्टमेटिक स्टडी है? तो उन्होंने बोला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चाइल्ड नहीं, बल्कि शिक्षा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कितनी शानदार बात बोली है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक अलग सी बात कहने वाले ये हैं। क्या बोला इन्होंने? एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या केवल एजुकेशनल डेवलपमेंट लिखो तो भी चलेगा। एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी। और स्टडी भी कैसी? सिस्टमेटिक स्टडी। कितनी महत्वपूर्ण परिभाषा है जो परीक्षाओं में करंट से पूछी जाती है। ये बात कहने वाले थे स्टीफन। यानी स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का, देखो कैसी टर्म दी है, शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित अध्ययन है, सिस्टमेटिक स्टडी है। किसका? एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का। तो स्टीफन और ट्रो की परिभाषा मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है शैक्षणिक परिस्थितियों में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, मजा आया होगा आपको। चलिए, एलिस क्रो याद रखना, मानव प्रतिक्रियाओं के ऐसे सिद्धांत जिनको वैज्ञानिक विधि से खोजें। स्किनर सीखने सिखाने या शिक्षण अधिगम की बात करते हैं, और स्टीफन कमाल की बात करते हैं एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको बताना है। नहीं, ध्यान रखना, यह एक सकारात्मक विज्ञान है। हमने कल बात करी, क्या शिक्षा मनोविज्ञान पॉजिटिव साइंस है? जवाब है यस। क्यों है सकारात्मक विज्ञान? क्योंकि ये एज इट इज की स्टडी करता है, ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। बिल्कुल ये व्यवस्थित है। व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित? बिल्कुल, हर विषय व्यवस्थित होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्यों नहीं होगा? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, बिल्कुल करता है। असंगठित नहीं है ये, तो एबीसी राइट है। एबीसी जिसने किया उसका सही होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, राइट नहीं है, ये पूछा है कौन सा एक सही नहीं है, तो केवल डी सही नहीं है। तो एक आंसर था इसमें, परीक्षा में आए हुए। अच्छा, ये पीवाई क्यूज है, आज वाला जो सोल्यूशन है वो पीवाई क्यूज का है। आप बोलेंगे साहब आगे तो नहीं लिखी। तो मेरे को किसी बुक सेलर ने फोन किया था कि सर आपकी जो बुक है वो बड़ी कमाल की है, स्मार्ट फैक्ट और सारी चीज, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या?
उन्होंने कहा कि सर प्रॉब्लम ये है कि आपने पुराने जो आए हुए प्रश्न है वो तो नहीं दिए। मैंने कहा हमारी बुक में हर टॉपिक के बाद में जितने एमसीक्यूज हैं उनमें से मोर देन 90% पुराने पीवाईक्यूज हैं। तो उसने कहा सर लिखा तो नहीं है कि व्याख्याता 2018 में आया है, सेकंड ग्रेड 2013 में आया है, या थर्ड ग्रेड 2013 में आया है। मैंने कहा इसको अगर लिखते तो फालतू एक तो पेज बढ़ते, एक वो बात उससे क्या मतलब है कि 2013 में आया है ये लिखे। वास्तव में जो प्रश्न है वो तो हमने दिया है, आंसर हमने दिया है। तो वही वाली बात है, ये बेवकूफों की बात है। तो ये सारे पीवाईक्यूज हैं, मैं चाहता तो यहां लिख सकता था पर क्यों नहीं लिखा पता है आपको? हर एक प्रश्न मैंने वो लिया है जो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार परीक्षा में आया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूं स्कूल लेक्चर 2018, स्कूल लेक्चर 2022 संस्कृत विभाग हिंदी सब्जेक्ट, स्कूल लेक्चर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में है तो स्कूल लेक्चर हिस्ट्री 2022, स्कूल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, स्कूल लेक्चर ड्राइंग। तो कितना भर जाएगा? इसलिए ध्यान रखना ये सारे पीवाईक्यूज ही हैं, और जैसा टेस्ट सीरीज में हमने शेड्यूल दिया है हर एक टॉपिक के प्रश्न होंगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज के प्रश्न होंगे। और मैं आपको बोल रहा था आप याद करिए, एक एक प्रश्न को आप यो टिप्स पे नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो ना? और ये सारे प्रश्न कौन से हैं जो पेपर में बार बार आते हैं? इसका मतलब आपका इंप्रूवमेंट कितना भयंकर हो रहा है, आप सोचिए कितनी शानदार आपकी तैयारी हो रही है। और उन उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल ये बच्चों का सा खेल होगा जो परीक्षा देने जाएंगे, जिन्होंने हमारा कोर्स भी लिया हुआ है, बुक भी ली हुई है और टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। खाली टेस्ट सीरीज जो दे रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, पर फिर भी उनको भी अगर लगता है कि बाकी चीजें मेरी बहुत बेहतर है, साइकोलॉजी में मैं फर्स्ट ग्रेड में 60 में से, आईसीटी अभी तो आईसीटी चलेगी देखना, टीचिंग मॉडल जब आएंगे कमाल होगा। तो फिर वो सोच सकते हैं अब 7 में से मेरे 40 आ जाए तो काम चल जाएगा। तो ऐसे बच्चे केवल टेस्ट सीरीज से भी काम चला सकते हैं। लेकिन हम तो फिर कहते हैं कि ओनली टेस्ट सीरीज काफी नहीं है, ओनली बुक काफी नहीं है, ओनली हमारा कोर्स काफी नहीं है। और जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया उनको तो हम टेस्ट सीरीज फ्री बोनस में दे ही रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात को माना। आपके लिए अब भी वक्त है कि अगर आपने कोर्स या बुक नहीं ली है तो उनको दोनों को भी लेना है, लड़ाई पूरी लड़नी है। और मैं मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। अभी बच्चों हम चलाने वाले हैं एसएसटी की राजस्थान की टॉप क्लास की टेस्ट सीरीज। इसमें कमाल के लोग हैं, पता है एसएसटी में कौन है? दीपक करोल सर हिस्ट्री, उत्कर्ष और सम्यक, लक्की आहूजा मैम सोशियोलॉजी, सोच सकते हैं आप, जीसी जाखड़ सर, रजत चौधरी सर, जितेंद्र यादव सर, 3 3 4 4 फैकल्टीज हैं। ठीक है, कमाल के, सारी फैकल्टीज कमाल की रहेंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कमाल के लोग आएंगे। अभी अभी पिछला इकोनॉमिक्स का ओपी जोगा से आपने पढ़ा होगा, वो कमाल की उनकी चीजें तो रहेंगी। साथ में राजावत सर जिनका बहुत बड़ा नाम है राजस्थान में, वो भी, यानी राजस्थान के सारे टॉप लोग, संजय चौधरी सर ज्योग्राफी में, जागलान सर आपके ज्योग्राफी में। तो कमाल की चीजें हम आपको देने वाले हैं बच्चों। विद्यासागर पे टेस्ट करिए, हमारे साथ रहिए, निश्चित रूप से मंजिल पालेंगे, क्योंकि आपके सपने हमारे ख्वाब जुदा नहीं हैं। नेक्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। आपने यूं कर दिया होगा इसको, समाज नहीं है साहब, अधिगम करने वाला तो है, प्रक्रिया भी है, स्थिति भी है। तो बी सी और डी जिसने किया उसका राइट था। मैं देखूंगा कि आपके टॉप रैंकर्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सबके पूरे में पूरे आने चाहिए। इनमें से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? एक चीज शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आएगी, सीखने की प्रकृति है, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास है, व्यक्तिगत विभेद है, मानसिक रोग है। तो याद करो, मैं आपको बता चुका हूं कि मानसिक रोग असामान्य मनोविज्ञान का एक पार्ट है जो शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? 3 काम है, एक नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना है, बिल्कुल है, हर बच्चा विलक्षण है, अद्वितीय है, बेनजीर है, यूनिक है, नायाब है। उसको समझेंगे, उसके लर्निंग स्टाइल को समझेंगे, उसकी नीड को कैटर करेंगे, तभी तो हम अच्छे शिक्षक होंगे, तभी तो प्रोग्रेसिव मेथड्स को अप्लाई करने वाले शिक्षक बनेंगे हम। बालकों की समस्याओं को नहीं समझेंगे तो कोई काम ही नहीं होगा। समूहगत्यात्मकता, ग्रुप डायनेमिक्स की समझ या मानसिक विकृत बालकों का उपचार। ग्रुप डायनेमिक्स तो होता है, पर मानसिक विकृत बालकों का उपचार, देखो प्रश्न घुमा घुमा के देते हैं परीक्षा में। तो असामान्य मनोविज्ञान, एक ही बात हमने आपको बताई थी, आपके गारंटी से इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये असामान्य मनोविज्ञान की बात है, अब नॉर्मल बिहेवियर है। इसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर संबंधों को नहीं दर्शाता? शिक्षा में और मनोविज्ञान में जो रिलेशन है उनके बारे में सही नहीं है। कोई सा भी देख सकते हैं। मैं चलता हूं चौथे ऑप्शन से। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक परिस्थितियों एवं उनमें संपन्न होने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान दोनों को एक साथ स्थान दिया गया है। याद आ गया? पहला ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो शैक्षिक परिवेश में, परिवेश मतलब एनवायरनमेंट, व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करती है, बिल्कुल करती है। मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपूरक विज्ञान है, जबकि शिक्षा, बिल्कुल सही बात है, जबकि शिक्षा मानव व्यवहार को मनोवांछित दिशा में कार्य करने की प्रक्रिया है। तीसरा याद आया, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य तो आता है लेकिन असामान्य मनोविज्ञान नहीं आता, लिहाजा थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। ये हमको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए सहायक है, विद्यार्थी को जानने में, अधिगम परिस्थितियों को व्यवस्थित करने में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में सभी विकल्प सही हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। नेक्स्ट, अगला सवाल। अब देखो, जब पेपर हमने लिया तो राजस्थानी भाषा का जो पेपर था फर्स्ट ग्रेड में, ये फर्स्ट ग्रेड में राजस्थानी भाषा में आया हुआ सवाल है, तो वो राजस्थानी में रहेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड हिंदी में इंग्लिश वर्जन नहीं आता, ठीक है ना, वैसे दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें आता, इंग्लिश वर्जन में हिंदी में नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश में होता है, तो वहां साइकोलॉजी इंग्लिश में आएगी, पेडागोजी आईसीटी दूसरे पोर्शन में है। अभी तक साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट के साथ थी, अब साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में कर दिया, तो चाहे फर्स्ट पेपर तो सबका कॉमन होगा, तो उसमें साइकोलॉजी बाइलिंगुअल मिलेगी आपको परीक्षा में, चिंता की बात नहीं है। पर आईसीटी पेडागोजी केवल दो सब्जेक्ट में ध्यान रखना, इंग्लिश वालों को केवल इंग्लिश में आएगी और हिंदी वालों के केवल हिंदी में आएगी, बाकी सबके बाइलिंगुअल आएगी, राजस्थानी वालों के केवल राजस्थानी में आएगी, और उर्दू संस्कृत पंजाबी इनके भी उन्हीं की लैंग्वेज में आएगी। पर हमसे पढ़ने के बाद आपको टेंशन कोई रहेगी नहीं, क्योंकि आप तो सारी चीजें क्लियर कर लोगे। ओके बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, खुद ने समझावा माए, ऐसा होता है ना, खुद ने समझावा खातर तो भी बढ़िया होता, पर खुद ने समझावा माए, बालकों ने समझावा माए, सॉरी समझावा नहीं समझवा माए है, ओके। खुद ने समझवा माए मतलब खुद को समझने में, बालक ने समझवा माए मतलब बालक को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? तीन, शिक्षण विधि रा चयन माए, शिक्षण विधि के चयन में। और चौथा है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया माए, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान सब में इंपॉर्टेंट है, चौथा जो ऑप्शन है वो तीनों को कवर करता है, इसलिए राइट आंसर फोर्थ वन, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया को समझने में।